नमस्कार आप सभी को। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं जिसके बाद से हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। और करंट अफेयर्स की विशेष रूप से चर्चा हो रही है, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम कवर कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि विगत एक वर्षों की, पिछले एक वर्ष का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चीज़ें हमें आसान करनी है, अपनी परीक्षा को लेकर चीज़ों को आसान करना है कि किस प्रकार से जो हमारा ये सेक्शन है 25 से 30 प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं, इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 16 तारीख के बाद जब होली की छुट्टी आपकी होगी, तो उस दौरान आपको वाइट बोर्ड के माध्यम से ये जो करंट अफेयर्स है, ये आप कह सकते हो एक नोट्स के माध्यम से, जैसे अभी यहाँ पे प्रश्नों के रूप में होता है, तो प्रश्नों के रूप में नहीं होगा, तथ्यों के रूप में होगा, लिंक करके होगा। जैसे मैं पूर्व में साप्ताहिक प्रोग्राम चलाता रहा हूँ, तो उस प्रकार से कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो आपका होली का छुट्टी होगी, उसमें 2-3 दिनों में आपका, आप कह सकते हो, करंट अफेयर्स बहुत ही विधिवत तरीके से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। डेली आपको वीडियो मिलेगी, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो होगी और आपको उसको समग्रता से देखना है। तो चलिए एक एक करके अब यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, भारत ने हाल ही में किस संस्था के साथ संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 में भाग लिया? क्या बोला जा रहा है? संयुक्त साइबर ड्रिल 2021। अब ये संयुक्त साइबर ड्रिल होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस संस्था के साथ भारत सरकार ने या भारत ने ये ड्रिल किया है। आप जान रहे हो कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो। प्रत्येक दिन यदि आप देखोगे दर्जनों की संख्या में मामले, वर्तमान समय में यदि हम गाज़ियाबाद की बात करें, प्रत्येक दिन आप कह सकते हो 2 दर्जन से ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो कहने का मतलब है कि साइबर क्राइम का, अब यदि हम देखें तो साइबर क्राइम के रूप में जो क्राइम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और साइबर क्राइम से कहीं ना कहीं आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होती है। बैंक फ्रॉड और सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड, तो इस तरह के जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से हम तकनीकों को लाएं जिससे इसे रोक सकें, इसको प्रतिबंधित कर सकें, इसको कम कर सकें। तो उसी को लेकर एक संयुक्त साइबर ड्रिल अभ्यास था 2021। तो पूछा गया है, इनमें से भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर ये किया है, आपको बताना है। इसमें वो संस्था कौन सा है जिसके माध्यम से भारत अपने साइबर सुरक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यदि आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में होगी। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनका क्या उद्देश्य रहा है, उनकी स्थापना को लेकर यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप बिना किसी जानकारी के इसका जवाब आप दे सकते हो। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहीं भी साइबर क्राइम से कहीं भी किसी भी तरह से नहीं जुड़ता है, बाहर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह भी नहीं जुड़ता है, यह भी बाहर है। विश्व व्यापार संगठन, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यही इसका सही उत्तर है। ए विकल्प इसका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसका सही उत्तर है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ भारत ने ये साइबर ड्रिल संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 में भाग लिया है। और आपको बता दें, ये जो साइबर ड्रिल थी ये 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच चली थी। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के बीच ये आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आयोजनकर्ता, जैसे आप एक ने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसका आयोजनकर्ता था जिसके साथ भारत ने भाग लिया। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की वह कौन सी संस्था थी। भारत भी तो कोई तो संस्था रही होगी, कोई मंत्रालय रहा होगा जिसके माध्यम से भारत जुड़ा होगा। तो भारत की वह कौन सी संस्था थी यदि हम बात करें, तो वो है दूरसंचार विभाग। भारत का जो दूरसंचार विभाग है उसने इसमें भाग लिया, दूरसंचार विभाग, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ध्यान से देखना है।
बोला जा रहा है हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्राओं के लिए मुक्त समान गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कोष का गठन किया है। बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने लड़कियों के लिए और जो ट्रांसजेंडर होते हैं दोनों को समान शिक्षा मिले, समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री मिले, इसके लिए भारत सरकार ने किस कोष का गठन किया है आपको बताना है। मतलब बालिकाओं की शिक्षा और ट्रांसजेंडर समुदाय को समान रूप से, मतलब जो शिक्षा बालिकाओं को दी जा रही है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालिकाओं को मिल रही है, उसी गुणवत्ता की शिक्षा ट्रांसजेंडरों को भी मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने किस कोष का गठन किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएं ये कोष कौन सा है, बताएं। ये कोष कौन सा है आपको बताना है। चले बताइएगा। ये कोष है जेंडर इंक्लूजन फंड। क्या है? जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड मतलब GIF, याद रखिएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड मतलब GIF। तो GIF नामक एक कोष का गठन किया गया है जिसका नाम है जेंडर इंक्लूजन फंड। और GIF की यदि हम बात करें, बी विकल्प में दिया है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो GIF याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, जेंडर इंक्लूजन फंड, तब आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, ये आपको ध्यान देने की बात है। अब यदि हम बात करें कि किसके द्वारा ये जारी किया गया, तो निश्चित रूप से बात हो रही है शिक्षा की बात हो रही है। तो आप जानते हो, अब पहले आप जानते हो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, लेकिन अब इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। तो ये जो पहल है ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और इसके अंतर्गत सभी को निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है। कक्षा 8 तक सभी को, जो भी कक्षा 8 तक पढ़ते हैं बच्चे, उनको मुफ्त ड्रेस मिल सके, इसकी बात की जा रही है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड आपको इस संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताएं। दिसंबर 2021 में एसी गम्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एसी गम्मा, ये जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो बताएं इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बताएं इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। बताएं इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चलें जवाब दीजिएगा। इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चले फास्ट जवाब दीजिए। इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं, फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस, नोट कर लीजिएगा, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। आर्मी सिक्योर्ड इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अब जैसे ही इसका फुल फॉर्म आपको पता हो गया, आर्मी सिक्योर्ड इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, तुरंत आप जान सकते हैं किसकी बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही। मतलब ये जो एप्लीकेशन है किससे जुड़ा हुआ है, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। भारतीय सेना जो है अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को ये एप्लीकेशन देती है जिससे कि उनकी जो जानकारी है, जो गोपनीयता है वो बनी रहे, जो जानकारी वो शेयर करते हैं वो बनी रहे। और इससे पहले जो भारतीय सेना यूज करती थी वो एवान AWAN नामक एप्लीकेशन यूज करती थी, जो पिछले 15 वर्षों से भारतीय सेना यूज कर रही है। एवान का यदि फुल फॉर्म बात करें तो आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। क्या है? आर्मी वाइड एरिया
नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए इसको देखते हैं। यहां बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसमें से किस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है, आपको बताना है। ये चर्चा में इसलिए है, ये प्रश्न इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पिछले 5 सालों में, याद रखिएगा, पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, भारतीय नागरिकता को परित्याग किया है। ये आपको पता होना चाहिए। 6 लाख, 5 सालों में 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत सरकार की नागरिकता छोड़ दी है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात करते हैं नागरिकता के प्रावधान की, तो आप जानते हो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यदि हम आपसे पूछ लें कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो आप जानते हो अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 5 से 11 में इसका प्रावधान किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भाग 2 में और आर्टिकल नंबर 5 से 11 में इसका जो है इसको जगह दी गई है। अब बोला गया किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता कब समाप्त हो जाती है, परित्याग द्वारा, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के द्वारा, उपयुक्त सभी, नागरिकता से वंचित करने के द्वारा। आपको बता दें ये तीनों के तीनों सही है, मतलब उपयुक्त सही, इसका उपयुक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता का परित्याग किया है। और जब बात आती है नागरिकता की, तो संविधान के भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की बात की जाती है। ठीक है, चलें। हाल ही में चर्चा में आए मलयाह तमिल किस देश से संबंधित हैं? ये जो है मलयाह तमिल, ये याद रखिएगा। अब जो लोग थोड़ा सा समाचार पत्र पढ़ते होंगे, जो लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे वो बता देंगे। अब इन जो तमिलों की बात हो रही है, ये किस देश से संबंधित हैं, आपको बताना है। और आपको बता दें इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कुछ विशेषज्ञों ने अभी हाल ही में बताया कि इनका जो जीवन है, ये जो मलयाह तमिल हैं, इनका जो जीवन है ये बहुत ही दयनीय है, बहुत ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं ये उस देश में। इनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इस देश में ये 200 वर्ष पूर्व गए थे, मतलब ले जाए गए थे। किस लिए? चाय की खेती में कार्य करने के लिए ले जाए गए थे। चाय की खेती में कार्य करने वाले मजदूरों के रूप में इनको ले जाया गया था। और आज इनकी स्थिति उस देश में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही अमानवीय तरीके से ये जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्यतः चाय बागानों के ये श्रमिक हैं। तो आपको बताना है वो देश कौन सा है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। यहाँ पे बात हो रही है तमिलों की और मलयाह तमिल की बात हो रही है, ये बात है श्रीलंका की। ठीक है, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 पोर्ट आपको याद रखने हैं। एक है हम्बनटोटा, ठीक है, एक है कोलंबो पोर्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ श्रीलंका की जो राजधानी है 2, एक तो कोलंबो आप देखते होंगे, एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जब श्रीलंका की बात करते हैं तो सिलीनेक्स नामक एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ करते हैं, ये लेटेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। सिलीनेक्स नामक एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होती है और अभी हाल ही में मार्च माह में 9 से 10 तारीख के बीच ये संपन्न हुई है। कहाँ पे संपन्न हुई है यदि बात की जाए तो विशाखापट्टनम में संपन्न हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लेटेस्ट सैन्य एक्सरसाइज है, पूछी जा सकती है। 9 से 10 मार्च के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुई है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए भारत और श्रीलंका किस जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं, तो आपको याद आना चाहिए पाक जल संधि के माध्यम से ये अलग होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में किसके साथ भारत का व्यापार $100 अरब को पार कर गया?
इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर गया? और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2021 में जो इस देश के साथ व्यापार हुआ है वो लगभग 127 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। 125.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। तो ये देश कौन सा है जिसके साथ हमने 100 अरब डॉलर के व्यापार को पार कर लिया है? बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा, वो देश कौन सा है आपको बताना है। कौन सा देश है, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट और तेज, थोड़ा सा विचार करें इसमें और आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा विचार करेंगे तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। चले अब मैं इसको बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे बात हो रही है किस देश के साथ, तो हमारा जो व्यापार है वो चीन के साथ 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। और आपको बता दें कि इनमें से जो हम चीन से आयात करते हैं उसमें 46.2% की वृद्धि हुई है और चीन से जो हमारा आयात है वो लगभग 97.52 अरब डॉलर का हो रहा है। हालांकि हमारा निर्यात भी बढ़ा है और हमारा निर्यात चीन को जो है वो 34.2% बढ़ा है, लेकिन फिर भी यदि अमाउंट की बात करते हैं तो जो निर्यात है वो 28.14 अरब डॉलर ही है। कहने का मतलब है कि जो आयात है अभी भी कहीं ना कहीं वो 2 गुना ज़्यादा है। अभी भी जो आयात है, क्योंकि चीन से जो आयात हो रहा है वो लगभग हो रहा है 97 आप कह सकते हो। तो लगभग आप कह सकते हो कि चीन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं अभी भी हमारा जो आयात निर्यात में जो अंतर है वो 2 गुने से भी ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है। ठीक है, क्यों व्यापार घाटा है? क्योंकि हम आयात तो कर रहे हैं 97.52 अरब डॉलर का, लेकिन उसको निर्यात कितना कर रहे हैं? लगभग 28.14 अरब डॉलर का। इससे पता चलता है कि चीन के साथ आप कह सकते हो लगभग हमारा 66 से 67% का व्यापार घाटा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। जनवरी 2022 में किस देश द्वारा बंगाल की खाड़ी में विशाल प्राकृतिक गैस हाइड्रेट का भंडार खोजा गया है? याद रखिएगा, विशाल प्राकृतिक गैस हाइड्रेट। हाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट के बारे में आपको बता दें, पानी और मीथेन का ये क्रिस्टलीय रूप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आसानी से प्राकृतिक गैस निकाली जा सकती है। तो हाइड्रेट क्या है? पानी और मीथेन। याद रखिएगा, पानी और मीथेन का क्रिस्टलीय रूप है। इससे बहुत ही आसानी से प्राकृतिक गैस निकाली जा सकती है। अब बोला जा रहा है कि ये जो भंडार है विशाल प्राकृतिक गैस हाइड्रेट का जो भंडार है ये कहाँ, मतलब किस देश ने खोजा है, किस देश द्वारा खोजा गया है, ये आपको बताना है। बताएं, किस देश द्वारा खोजा गया है, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। देखो यहाँ पे बात हो रही है बंगाल की खाड़ी की। अब बंगाल की खाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो 2 प्रमुख देश आते हैं, भारत और बांग्लादेश। तो या तो भारत ने किया होगा या तो बांग्लादेश ने। तो यहाँ पे जो खोज हुई है ये बांग्लादेश ने किया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। बांग्लादेश का जो विशेष आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ही इसकी खोज की गई है। इसलिए बांग्लादेश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब बांग्लादेश की बात हो रही है तो आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और आपको बता दें बांग्लादेश के साथ हम एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है संप्रीति। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ बोंगो सागर, आप में से सबको बताना है बोंगो सागर नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? बोंगो सागर नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, ये आप सभी को बताना है। और अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसको बोलते थे खंजर।
ठीक है। खंजर, खंजर नामक जो सैन्य अभ्यास है भारत किर्गिस्तान के साथ करता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। खंजर नामक सैन्य अभ्यास भारत किर्गिस्तान के साथ करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें याद रखना है कि बोंगो सागर किसके साथ करता है भारत, ये आप बताओगे। संप्रीति मैंने बता दिया भारत बांग्लादेश, खंजर मैंने बता दिया भारत किर्गिस्तान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, बताएं। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, जवाब दीजिएगा। इसमें से कौन सा सही है। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, चौथा, 10वां, 20वां, 21वां, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 की बात हो रही है, याद रखिएगा 2022, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताएं इनमें से कौन सा सही है, चौथा, 10वां, 20वां या 21वां। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 10वां। याद रखिएगा 10वां स्थान भारत ने इसमें प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि बात किया जाए सर्वोच्च स्थान पे कौन था, तो सर्वोच्च स्थान पे था डेनमार्क। याद रखिएगा डेनमार्क, मैंने शब्द क्या बोला, सर्वोच्च स्थान पे, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, 4th। कहने का मतलब है इस सूचकांक पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कोई भी देश जगह नहीं बना सका। जो मानक थे इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के, वो कोई भी देश पूरा नहीं कर सका, इसलिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान ब्लैंक रहा, खाली रहा। डेनमार्क चौथे स्थान पे है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कि ये सर्वोच्च स्थान पे है, क्योंकि इससे पहले कोई अन्य देश नहीं है। इसके बाद स्वीडन आता है, स्वीडन आता है, स्वीडन आपका है 5वें स्थान पे। स्वीडन के बाद नॉर्वे आता है, नॉर्वे आपका है 6वें स्थान पे। तो टॉप पर पूछा जाए, सर्वोच्च स्थान पे पूछा जाए तो डेनमार्क आपको बताना है, ठीक है। पहले स्थान पे पूछा नहीं जाएगा, पहले स्थान पे पूछा भी जाता है तो इनमें से कोई नहीं का विकल्प आपके पास होगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का स्थान 10वां है। इसको बताइए, नवंबर 2021 में टाइम फॉर इंडिया किसने प्रारंभ किया है। टाइम फॉर इंडिया, टाइम फॉर इंडिया किसने प्रारंभ किया है, बताएं। टाइम फॉर इंडिया, टाइम फॉर इंडिया जो है ये आपको बता दें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और इसकी शुरुआत किया है स्वीडन ने, ठीक है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए, बोलिए। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर, केटा नहीं है मेटा है, मेटा करने की घोषणा की है, बताएं। किसने अपना नाम मेटा करने की घोषणा की है, वो कंपनी कौन सी है, सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है जिसने अपना नाम मेटा करने की घोषणा की है, बताएं। और इसका नया नाम होगा मेटावर्स, इसका नया नाम मेटावर्स होगा, बताएं। वो देश कौन सा है जिसका नया नाम मेटावर्स है, चलें फास्ट बताएं। सॉरी, वह कंपनी कौन सी है जिसका नया नाम मेटावर्स होगा। देखो, मेटावर्स आप सब फेसबुक चलाते होंगे, तो आप देखिएगा जब आप फेसबुक ओपन करते हो, मान लीजिए आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो यहाँ बॉटम में यहाँ पे जब फेसबुक आप ओके करते होंगे ऐप को, तो यहाँ मेटा लिखा आता होगा, तो आप चेक कर सकते हो, जिनके पास फेसबुक ऐप होगा आप चेक कर सकते हो। तो याद रखिएगा फेसबुक का नया नाम अब आगे से मेटावर्स होगा, और फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, मार्क जुकरबर्ग, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसको बताइएगा, जनवरी 2022 में किसे बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो किसे इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, ये आपको बताना है। और आपको बता दें AIIB की जब बात होती है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में आता है। हालांकि इसमें वोटिंग शेयर जो है वो चीन का सबसे ज़्यादा है और चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो वोटिंग शेयर है इसमें वो भारत का है। बताएं इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें ये भारत के 24वें गवर्नर थे, RBI के ये 24वें गवर्नर थे। और जब बात आती है RBI के 24वें गवर्नर की तो यहाँ पे बताना है आपको उर्जित R पटेल, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो AIIB के बारे में यदि कोई प्रश्न आता है तो आप जवाब देने में आप सक्षम रहेंगे। इसको बताएं हाल ही में जनवरी 2022 में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की खरीद के लिए अनुबंध को मंजूरी दी है। बोला जा रहा है वो कौन सा दक्षिण एशियाई देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का तट आधारित एंटी-शिप संस्करण खरीद रहा है। कौन सा एशियाई देश है आपको बताना है। हालांकि आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई सारे एशियाई देशों ने इच्छा जताई है और निश्चित रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भी बहुत सारे देशों को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एंटी-शिप संस्करण की खरीद के किसने मंजूरी दी है, ये आपको बताना। वो देश कौन सा है? थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, देखो ये देश है जिसकी राजधानी है मनीला, यहाँ की मुद्रा है पेसो और यहाँ पे बात हो रही है फिलीपींस की। ठीक है, तो फिलीपींस पहला देश है जिसने ये समझौता किया है। ठीक है, हालांकि इच्छा कई देशों ने जताई थी लेकिन फिलीपींस पहला देश बना है। तो याद रखना है फिलीपींस इसका सही उत्तर होगा। आपसे मैं एक होमवर्क पूछ रहा हूँ। मनीला जैसे मैंने बोला फिलीपींस की राजधानी है, तो मनीला में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर हैं। तो आपको बताना है किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में देखने को मिलेगा। ये आपका होमवर्क है, आपको जवाब अवश्य देना है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर आपको मनीला में देखने को मिलेगा। विश्व का पहला बिटकॉइन शहर किस देश के द्वारा स्थापित किए जाने की योजना है? पिछली बार भी हमने बताया था, आज एक बार फिर से ये प्रश्न आ गया है। कोई बात नहीं, चले बताएं। रिवीजन करने पे चीजें हमारी बेहतर ही होती हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। विश्व का पहला बिटकॉइन शहर किस देश के द्वारा स्थापित किए जाने की घोषणा है? फास्ट जवाब दीजिए। इसके बारे में पिछले दिनों बात हुई है, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया है। चलें, मध्य अमेरिकी देशों की बात हो रही है और मैंने उस दौरान बताया भी था कि आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर भी यहाँ पे इन देशों के संदर्भ में याद रखना है। क्यों याद रखना है? मैंने आपको बताया था कि जो मध्य अमेरिकी देश हैं उनमें से 2 देशों को यदि छोड़ दिया जाए, मध्य अमेरिकी देशों के 2 देशों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी देश जो हैं उनकी जो सीमा है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से लगती है। केवल 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा या तो प्रशांत से लगती है या तो अटलांटिक से लगती है, बाकी सभी की सीमा प्रशांत और अटलांटिक दोनों से लगती है। अब ये जो देश हैं ये कौन से हैं? तो प्रशांत से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो देश है बेलीज। बेलीज की जो सीमा है वो प्रशांत से नहीं लगती है। अटलांटिक से यदि हम बात करें वो देश कौन सा है जिसकी अटलांटिक से सीमा नहीं लगती है? तो वो देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की जो सीमा है ये अटलांटिक से नहीं लगती है। तो याद रखना है प्रशांत से सीमा नहीं साझा करने वाला देश है बेलीज और अटलांटिक से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो देश है एल सल्वाडोर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको यदि याद होगा तो जब मध्य अमेरिकी देशों की बात आई थी तो मैंने इनका क्रम बताया था। मैंने बोला था उत्तर से दक्षिण का क्रम इनका पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, आपने नहीं रटा होगा मुझे पता है, तो आपको बता दें ये क्रम भी नोट कर लीजिएगा। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास,
इसको नोट कर लीजिएगा, ये भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मध्य अमेरिकी से बनते हैं प्रश्न तो यहीं से बनते हैं, ठीक है। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, इसके बाद आप नोट करिएगा निकारागुआ, कोस्टा रिका, और लास्ट में आपका आता है पनामा, ठीक है। तो इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इनमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आपके लिए एक और होमवर्क है कि इन देशों की राजधानियां क्या है वो भी आप बताओगे। इन देशों की राजधानियों को भी आप कमेंट बॉक्स में आज बताओगे। तो जो भी लोग अपनी परीक्षा को लेकर गंभीर हैं आप बता सकते हैं। बाकी जिनका पंचवर्षीय कार्यक्रम है आप लगे रहिए, आपके लिए यह होमवर्क नहीं है। और आपको बता दें कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य अमेरिकी देश वह कौन सा है जहां पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी आपको एल सल्वाडोर में देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वह भी है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर सबसे छोटा देश भी है मध्य अमेरिका का और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी में रहती है। और एल सल्वाडोर अटलांटिक महासागर से सीमा नहीं साझा करता है, इसकी सीमा सिर्फ प्रशांत महासागर से लगती है। इसको बताइएगा। नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अवधि है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अवधि क्या है ये आपको बताना है, बताएं। 2020 से 25, 2021 से 26, 2022 से 25, 2021 से 27। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो इसका सही उत्तर है 2022 से 2025। नोट कर लीजिएगा, रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। इसको बताएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकांक्षी जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों में 4G मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए 5 राज्यों को चुना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? बोला जा रहा है कि आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिले मतलब होता है पिछड़े जिले, याद रखिएगा। आकांक्षी जिले का मतलब होता है पिछड़े जिले। तो भारत के वो कौन से पिछड़े जिले हैं यहाँ पे बोला जा रहा है जिनमें अभी 4G कनेक्शन नहीं था। तो ऐसे पिछड़े जिलों के गांव में 4G कनेक्शन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड आप कह सकते हो राज्य हैं। इनमें बोला गया है ये 5 राज्यों में किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? वो 5 राज्य भी अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। चलो बताएं, जवाब दीजिएगा। कौन सा शामिल नहीं है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इनमें जो 5 राज्य शामिल हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये 5 राज्य इनमें शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 5 राज्य हैं मतलब बिहार इनमें शामिल नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब इन 5 राज्यों के कुल 44 जिलों का चयन किया गया है। 5 राज्यों के कुल 44 जिलों का चयन किया गया है और इन 44 जिलों में से 7,287 गांव ऐसे हैं जहां पे 4G कनेक्शन की व्यवस्था अब कराई जाएगी। इनमें अभी तक 4G कनेक्शन नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय की पहल पर किस तिथि को 75 लाख लोगों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया? किस तिथि को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया गया था जिसमें 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था? बताएं, ये कार्यक्रम कब किया गया था? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ये कार्यक्रम कब किया गया था? चलिए देखो ये कार्यक्रम किया गया था मकर संक्रांति को और मकर संक्रांति थी 14 जनवरी को। तो ये कार्यक्रम 14 जनवरी को किया गया था। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा।
AYUSH। कई बार मैंने बताया है आयुष का फुल फॉर्म आपको, ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद होगा। तो आपका आज का तीसरा होमवर्क है कि ये जो आयुष का फुल फॉर्म है, ये ए फॉर, जैसे मैंने बोला आयुर्वेदा, इसी तरह से इनका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। साथ ही साथ जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, तो वाई फॉर योगा आ गया। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रकार से जितनी जानकारी इन 5 शब्दों से आपको होगी उतनी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, तो ये था 14 जनवरी 2022। 8 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की किस आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया? इनमें से कौन सी आर्द्र भूमि है जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में सूची में सम्मिलित किया गया? देखो, बात हो रही है आर्द्र भूमियों की, तो आपको बता दें एक समझौता हुआ था जिसको बोलते थे रामसर समझौता। रामसर समझौता इसको बोलते हैं, ठीक है। और रामसर क्या है? एक ईरान का शहर है। तब तक आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। और 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड जो होते हैं उनको संरक्षित करने को लेकर ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था और इसी समझौते को रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि 2 फरवरी को, याद रखिएगा 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी को यह समझौता हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को ही रामसर समझौता जो है ये हुआ था। आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि भारत का 48वां रामसर साइट बना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैंने बोला था बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो यूपी से संबंधित है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 49वां मैंने आपको बताया था गुजरात से संबंधित है, जिनको ना याद हो याद कर लीजिएगा, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य था गुजरात में। तो 49वां बना था खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, 48वां बना था बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 8 दिसंबर 2021 को किसको शामिल किया गया? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पे पड़ता है? हैदरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पड़ता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा। देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को 22 मातृभाषा में सशक्त बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन एवं नीति आयोग ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? देश भर के जो उद्यमी हैं, जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, आपको बताना है। आपको बता दें इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में इनको सशक्त बनाया जाए और 22 अनुसूचित भाषाएं जो हैं उनको लेकर कार्य किया जा रहा है और ये प्रोग्राम है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? क्वांटम प्रयोगशाला भारतीय सेना ने कहाँ स्थापित की है, आपको बताना है। क्वांटम प्रयोगशाला भारतीय सेना ने कहाँ स्थापित की है? चलिए बताएं, भारतीय सेना ने दिसंबर में क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? ये स्थापित की है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का वो स्थान है महू। ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आज का लास्ट प्रश्न, 22 एवं 23 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, आपको बताना है। बताएं, बात हो रही है DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
1958 में स्थापना हुई थी यदि हम देखें। और वलस्य मूलम विज्ञानम इनका आदर्श वाक्य है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। जी सतीश रेड्डी वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं। और ये मिसाइल थी प्रलय। तो याद रखिएगा बी विकल्प आपका सही उत्तर है। और आपको बता दें अभी हमने फिलीपींस से संबंधित बात किया था, तो याद रखना है पिछले दिनों फिलीपींस में राय नामक एक तूफान भी आया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों फिलीपींस में एक राय नामक तूफान आया था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कैसी लगी है। कोई आपके डाउट हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मानवीय त्रुटि के चलते कभी कभी कुछ डाउट आपके हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, तो वो आपको बता देना है। बाकी का करंट अफेयर्स आप जब होली के बाद आओगे तब तक आपका करंट अफेयर्स बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स लगातार आपका रहेगा होली की छुट्टियों में। हालांकि 16 तारीख से मैं छुट्टी पर हूं, लेकिन उस दौरान भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। 16 तारीख से लेकर 22-23 तारीख तक मैं रहूँगा छुट्टी पर, घर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। उतना रिकॉर्ड करके जाऊंगा। यदि किसी दिन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना है कि आप सब अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।